अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिज़र टुडे के साथ प्रोग्राम माउंटेन डायरीज विद सरिश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सरिश कंवल। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है शफकत अली इनकलाबी साहब। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। आपके बारे में मैं बताती चलूँ कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कॉलमिस्ट है, नेशनलिस्ट है और करंट अफेयर्स के ऊपर बड़ा काम करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर इनका बड़ा इंटरेस्ट है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अदम एतमाद के बाद अब इमरान खान साहब की हुकूमत वफाक में नहीं रही है, तो क्या इसका असर जीबी गवर्नमेंट पे होगा? क्या खालिद खुर्शीद साहब के ऊपर भी कोई अदम एतमाद तहरीक चल सकती है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मैं आपको बताता चलूँ क्या इस्लामाबाद का असर गिलगित पे होगा। बिल्कुल। इसका जवाब ये है कि इस्लामाबाद का असर जितना कराची की सियासत पे, पेशावर की सियासत पे, लाहौर की सियासत या कोयटा की सियासत पे होता है, उससे डबल असर मुजफ्फराबाद और गिलगित की सियासत पे होता है। ठीक। और सेकंड आपका क्वेश्चन ये था कि खालिद खुर्शीद की हुकूमत का क्या बनेगा इस्लामाबाद की मूव को लेके। तो इस पर मेरा जवाब ये बनेगा, अव्वल तो खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट पे तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट वो मौजूद थी इस्लामाबाद में, उस वक्त भी इन हाउस तब्दीली की बात चल रही थी। अब खालिद खुर्शीद साहब का जो सहारत है इमरान खान साहब, वो पीएम हाउस में मौजूद नहीं है। अब थोड़ी सी आसानी होगी। हमारी राय ये थी, क्योंकि पहले भी कुछ टॉक शोज़ के ऊपर हमने बात की थी, हमारी जो माजी की मालूमात थी, जो हमारा एनालिसिस था, हम ये समझते थे कि इस्लामाबाद के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट में मेजर स्टेक्स होंगे मुस्लिम लीग नून के, उसको सेकंड करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी को मिलेगा, सिंध के गवर्नर MKM को मिलेगा। उसी में कुछ चीज़ें तय भी थी। मुजफ्फराबाद की वजारत आला और गिलगित बल्तिस्तान का, मुजफ्फराबाद का वजारत उज़्मा और गिलगित का जो है वजारत आला, ये पीपल्स पार्टी को मिलेगी। ये मुझ समेत बहुत सारे लोगों की राय ये थी और अंडर द टेबल बहुत सारी चीज़ें फाइनल भी हो चुकी थी। अब मसला ये है कि थोड़ी सी गिलगित में डिले आया। डिले आने के पीछे दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर विद इन PTI भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, ठीक है। और इसकी क्या वजह है सर? वफाक में भी ग्रुप्स बन रहे हैं, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, फिर GB में भी बन रही है। सो क्या इसका इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है कि माजी में जो हुक्मरान, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी से या नून लीग से PTI में जिन्होंने शमूलियत हासिल की, तो क्या पछता रहे हैं, क्या वापस जाना चाह रहे हैं? नहीं, होता ये है ना, देखिए बुनियादी तौर पर कुछ पार्टियां पाकिस्तान के अंदर, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर नजर दोहराए हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर जो पार्टी बनी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, प्रॉपर जिसको पार्टी कहते हैं। बाद में मुस्लिम लीग नवाज बनाई गई थी पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए, लेकिन वो भी दो चार झगड़ों के बाद खड़ी हो गई। उन्होंने भी अपने आप को तस्लीम करवाया 97 के बाद कि मुस्लिम लीग भी सेकंड पार्टी है, ठीक है। अब जहाँ तक आप PTI की बात करेंगे तो देखिए PTI वो वाली PTI है जिसको सेकंड लास्ट इलेक्शन के अंदर थोड़ी बहुत सीटें मिली थी, ठीक है, जिसको 35 पंचर का इल्ज़ाम भी अपने खान साहब ने लगाया था। असल PTI के लोग वो थे। जो 2018 के जो इलेक्शंस हुए, इसमें इधर उधर से पकड़ के विनिंग हॉर्सेस को लेके गए थे। वहीं गिलगित के अंदर भी ऐसा हुआ था। गिलगित देखिए, अब मसाल के तौर पर अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी PTI के टिकट पे जीतने वालों की तादाद बहुत कम है। वहाँ पर भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। आज़ाद उम्मीदवार जीत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्या कहते हैं, PTI के अंदर शामिल हुए थे। और जो लोग जिनको टिकट मिला था, उनमें से भी बहुत सारे लोग, कोई नून लीग से गया था टिकट के लिए, कोई पीपल्स पार्टी से गया था टिकट के लिए। जब इस्लामाबाद में किसी पार्टी के ऊपर जवाल आता है तो उस जवाल के असरात गिलगित में मुरतब होना शुरू होते हैं। पहले से ही अंदर तजाद मौजूद था। अब होगा क्या, हम जरा इस पर बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपोजिशन के पास इस वक्त है बराह रास्त 10 वोट, ठीक है। खालिद खुर्शीद को रिप्लेस करने के लिए अदम एतमाद में 10 के 10 अपोजिशन के वोट पड़ेंगे। लेकिन जब नए वज़ीर आला की जब फॉर्मेशन होगी, नए वज़ीर आला के लिए इंतखाब के लिए जब वोट होगा, तो अपोजिशन के पास 9 वोट है, क्योंकि 10 वोट नवाज खान नाजी का है। नवाज खान नाजी अदम एतमाद के हद तक अपोजिशन को वोट करेंगे, लेकिन नए वज़ीर आला के इंतखाब में वो किसी को वोट नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। तो उनके पास है 9 वोट। गिलगित में हुकूमत को फॉर्म करने के लिए चाहिए 18 वोट, 33 के अवान में 18 वोट, अब चाहिए 9 वोट। अब 9 वोट के लिए कैलकुलेशंस अपोजिशन भी अपने हिसाब से देख रही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख रही है। गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है, जो PTI के बेंचेस के ऊपर बैठे हुए लोग, मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी ख्वाहिश ये है कि वो वहीं प्रैक्टिस करें जो मुजफ्फराबाद में तनवीर इलियास के ज़रिए करवाया गया।
कयूम नियाजी को रिप्लेस करके पीटीआई के ही 23 मेंबरान ने अदम एतमाद मूव की है। वहाँ अदम एतमाद में अपने वज़ीर आला को फारिग किया, करने के बाद सरदार अतीक, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कुछ और जमातों को मिला के वहाँ पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, पीटीआई की ही गवर्नमेंट बनाई। गिलगित के अंदर भी चलती हुई खबरें जो आ रही है वो ये है कि खालिद खुर्शीद साहब के पास ऊपर अदम एतमाद आए। अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती बेंचेस के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो गिलगित बल्तिस्तान की पीटीआई के जो मेन लोग हैं उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो राजा आज़म को वज़ीर आला बनाएं, ठीक है, और अपने कोalition पार्टनर्स को अपने साथ रखें, हुकूमत को अपोजिशन की तरफ जाने के बजाय अपने पास इंटेक रखे, ये ख्वाहिश उनकी होती। लेकिन गिलगित में अहम क्या होने जा रहा है, ठीक है, ये उनकी ख्वाहिश है। प्रैक्टिकलिटी ये है कि गिलगित और मुजफ्फराबाद का असल हुक्मरान या असल हुकूमती जमात वही कहलाई जाएगी जिसके पास वजारत उमूर कश्मीर का कलमदान होगा। इस बार शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में वज़ारत उमूर कश्मीर का जो एडवाइज़र है वो कमरुज़्ज़मान कायरा है, और कमरुज़्ज़मान कायरा कोई नया आदमी गिलगित के लिए नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब GB एम्पावरमेंट ऑर्डर आया उससे पहले 2009 में कमरुज़्ज़मान कायरा यहाँ पर बने थे वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान। और बाद में जब एम्पावरमेंट ऑर्डर अप्लाई हुआ तो उनको पहले गवर्नर भी बनाया गया। वो गिलगित की सियासत को गिलगित के लोगों से बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। अब सबसे अहम बात ये थी कि इस्लामाबाद वालों ने, देखें, बिलावल साहब की ख्वाहिश थी और गालिबन उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया था अमजद एडवोकेट को कि आप अदम एतमाद की मूव की तरफ जाएं, लेकिन वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें रुकी हुई है। रुकने के पीछे 3-4 रीजंस थी। एक तो ये थे कि शहबाज शरीफ की अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं हुई थी, वहाँ शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। अब पीपल्स पार्टी नून लीग और इत्तेहादी जमातों के वज़रा अपने कलमदान संभाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बड़ा महरका उनके लिए पाकिस्तान का मतलब पंजाब है और पंजाब का मतलब पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की 51% आबादी पर मुश्तमिल एक असम्बली है पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त कुछ चीज़ें रुकी हुई है। पंजाब से जब ये फारिग, क्योंकि सिंध में कोई बड़ा तब्दील करने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो पीपल्स पार्टी है, MKM को वो अकोमोडेट करेंगे। पंजाब से यूँ ही फारिग होंगे वो गिलगित पर। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जब गिलगित का दौरा करेंगे, गिलगित के दौरे में उनकी अमजद एडवोकेट और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान से जब मुलाकात होगी तो चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 15 मई के आसपास में ये मूव आ जाएगी, और मूव आ जाएगी तो अपोजिशन इस मूव में कामयाब भी होगी। फिर कौन नया वज़ीर आला बन सकता है? उस पर भी गुफ्तगू ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से, गुज़श्ते 2 महीनों से 3-4 टॉक शोज़ के ऊपर मैंने बात की है। द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट फॉर CM इज़ इंजीनियर इस्माइल फ्राम बल्तिस्तान। मोस्ट फेवरेट जो है उसकी मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है। अगर पार्टी प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट अमजद साहब है, ठीक है, अपोजिशन लीडर अमजद साहब। उस प्रैक्टिस में अगर हुकूमत की तरफ से अगर सीट विन की जाती है, हुकूमत की अगर PTI इसको मेंटेन करने में कामयाब हो गई, अपनी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं माइनस खालिद खुर्शीद हुआ, तो राजा आजम विल बी द नेक्स्ट CM ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। राजा आजम विल बी नेक्स्ट CM ऑफ पंजाब। सो सामीन, कुछ और सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सर, ये बताइएगा, अगर कोई इनकलाब आ जाता है GB गवर्नमेंट के अंदर, सो आपको क्या लगता है कि जो वफाक की इस वक्त हालत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई फिल्म चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है, आए दिन कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, क्या ऐसी सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान की भी होगी? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख अजबर है। बिल्कुल। अगर हम 88 से ऑनवर्ड की सियासत को देख लें, 85 से 85 में पाकिस्तान के अंदर गैर जमाती इंतखाबात हुए। मोहम्मद खान जनजो को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया जनरल ज़िया-उल हक ने। जब 2 साल उसके अभी हुए थे, उसको कहा तुम घर चले जाओ, वो सबूतली घर चले गए। फिर 90 में बेनज़ीर घर चले गए, 93 में मियाँ साहब घर चले गए, 97 में मोहतरमा घर चले गए, 99 में मियाँ साहब जेल चले गए, ठीक है। फिर आप आ जाए गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, वो चले गए। गिलानी साहब के बाद परवेज़ अशरफ ने आके गवर्नमेंट पूरी की। फिर मियाँ साहब पनामा की वजह से चले गए, फिर उनको आके रिप्लेस किया उनकी पार्टी के बंदे ने। कभी भी पाकिस्तान की सियासत इतनी बंद गली में दाखिल नहीं हुई थी। तारीख के जरूकों के अंदर हम ज़रा जान के देखें तो 2 बार पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजरा है। एक 77 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी मेजॉरिटी ली। उस वक्त का जो मुतहिदा अपोजिशन था उसने उसे कबूल करने से इनकार किया, तो पाकिस्तान की सियासी जो सूरत थी वो बहुत ही संगीन थी। ना उससे पहले कोई इतने बुरे हालात थे, न उसके बाद कोई बुरे हालात थे। और वो जो कन्फ्रंटेशन थी, उस कन्फ्रंटेशन के सबब भुट्टो साहब पर एक मुकदमा बना
मुकदमे में जेल चले गए और पाकिस्तान की तारीख का पहला जुडिशल किलिंग हो गई और भुट्टो साहब को शहादत हुई। उसके बाद अब हम आते हैं तो 1977 के बाद आते हैं 23 साल, वो 22 साल हुए। 45 साल के बाद जो नई डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन फिर भी उस पर मेरी प्रेडिक्शन ये है, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल वो नहीं होगी जो इस्लामाबाद की या पंजाब की है, क्योंकि हमारे अपने अखलाकियात हैं, हमारे अपने अक़दार हैं, हमारे अपने रिश्ते नाते हैं और हमारा अपना पॉलिटिकल कल्चर है। यहाँ तो वोट भी गिलगित बल्तिस्तान में सर मोस्टली यही देखा जाता है, रिश्तेदारी, मज़हब, मसलिक, दोस्ती यारी और इसी को देख के फिर वोट किया जाता है। तो सर एक सवाल होगा कि क्योंकि ये जो दमकी आमेज़ खत की बात हो रही है वफाक में, जिसके थ्रू इमरान खान जो है वो जलसे कर रहे हैं, तो बड़े यूथ और सबसे बढ़कर अवाम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके जलसे भी देख रहे होंगे। सो आपको लगता है कि उसका इफेक्ट हो सकता है इमरान खान को, अगर यहाँ पे अदम एतमाद आ जाती है, अगर अपोजिशन विन भी कर जाती है, तो आपको लगता है कि इमरान खान आएंगे या इस तरह का कोई जो है? देखिए ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हम प्राइवेटली तो टेबल पे दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते हैं। देखिए बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बिलखुसूस साबिका मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान शामिल है, ठीक है, यहाँ के लोग बाई नेचर जज्बाती लोग हैं, बिल्कुल कोई जज्बाती लोग हैं, और उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो जज्बातियत बहुत ज़्यादा गैर, ठीक है कि नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। आपने जिन जलसों की निशानदेही की, लेट मी क्लियर, कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, उसका 1% बनता है 3.5 लाख। इस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा जलसा किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा जलसा किया। उस जलसे के ऊपर इमरान खान साहब के साथियों का दावा 8-10 लाख का है, मुखालिफिन 10-15 हज़ार बताते हैं, आज़ाद ज़राए 50 लाख आ गए थे। हम मान लेते हैं 1.5 लाख हो तो वो 0.0001% बनता। यही सूरत हाल पेशावर के जलसे की भी थी। एक बात ये आपको देखनी होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर 2 फॉर्मेशन हैं, एक है अर्बन पॉलिटिक्स, दूसरी है रूरल। हम जो जलसे हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलते हैं, ये अर्बन एरिया के लोगों की राय। अर्बन एरिया आप ले लें कराची को, आप हैदराबाद को, सखर को, ठीक है, फैसलाबाद को, मुल्तान को, लाहौर को, पेशावर को, अहमदाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद, ये 10-12 शहर हैं। आपकी असम्बली के अंदर जो कुल मेंबरान की तादाद है नेशनल असम्बली के अंदर 342, इसमें से अर्बन मुंतखब मेंबरों की तादाद 20%, 80% है रूरल एरियाज़ के। रूरल एरियाज़ के अंदर इलेक्टेबल मैटर करता है, पार्टी मैटर नहीं करती। बिल्कुल। कहीं पर कोई पीर साहब, अब शाह महमूद कुरैशी है, वो गदी नशीन है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे भी जाएंगे तो उसने 1-1.5 लाख वोट लेने हैं। अब सिंध के अंदर, मुल्तान के अंदर ही आप जाए, एक गदी है गिलानी के पास, वो उसने अपने गदी, अपने मुरीदीन का वोट इंटेक्ट करना है। सिंध के अंदर जाएंगे तो वडेरे हैं, पंजाब के अंदर जाएंगे तो चौधरी हैं, इनके अपने स्टैक्स हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि क्या वो गिलगित आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि गिलगित की सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि वहाँ जो पावर में होता है उसको यह सरजमीन वार्म वेलकम कहती है। अपोजिशन वालों के लिए यहाँ कोई वार्म वेलकम का तस्वुर मौजूद नहीं है। जो सर, क्या आपको लगता है कि सियासत को हेल्दी बनाने के लिए ऐसे इवेंट्स को वार्म वेलकम कहना चाहिए? क्योंकि जो वफाक में होता रहा है वहीं GB और कश्मीर में अक्सर ये होता है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी वही हुकूमत, नून लीग के दौर में यही हुकूमत, PTI के दौर में वही हुकूमत। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो GB पिछले 70 सालों से जिन मरहूमों का शिकार है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स को हेल्दी बनाना चाहिए, या ऐसे लीडर्स को जो है मसलब, मजलिक, दोस्ती, यारी, इन सब से बाहर निकल के लीडर को वोट करना चाहिए? बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मेरी राय ये है कि हमारे यहाँ पंजाब का कल्चर ना है, ठीक है, हर इलाके का अपना कल्चर होता है। अब मसलन देखें, इमरान खान साहब या PTI हो या माजी में नून लीग हो, बहुत सारे जलसे जुलूस होते रहे। क्या कभी आपने बलूचिस्तान में इस तरह के इवेंट्स आपने देखे हैं? कभी बलूचिस्तान में नहीं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि बलोचों के अपने कल्चर है, उनका अपना इक़दार है। अच्छा ये है कि हमारा इक़दार महंगा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गिलगित और मुजफ्फराबाद की, इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज स्टिल डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन लाइट ऑफ UNCIP रेजोल्यूशंस। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है।
गिलगित बल्तिस्तान की सारी पीटीआई की लीडरशिप पीटीआई छोड़ दे, इमरान खान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके मुकाबले में पंजाब से एक राजा रियाज का जाना उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि 172 से 169 हो तो उसका इक़्तिदार खतरे में पड़ सकता है। तो गिलगित को इतना संजीदा इमरान खान हो, बिलावल हो, लोगों की ख्वाहिश होगी, लोगों का ख्याल होगा, लेकिन उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। बिल्कुल सर। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, साबिका हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपको कौन सा दौर अच्छा दौर लग रहा है और किस दौर में यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ है? और एक कंपैरिजन सर, आखिरी सवाल होगा, एक नज़रसानी कीजिएगा कि पिछली हुकूमत और अब की हुकूमत, क्योंकि अब की हुकूमत में चैलेंजेस भी ज़ाहिर है ज़्यादा थे, वफाक में भी, फिर यहाँ भी कोविड का आना, फिर अभी तो जीबी में हुकूमत को तो 2 साल ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनको मौका देना चाहिए? नहीं, अब गिलगित पर स्पेसिफिक बात देखिए, पिछले दौर पर अगर हम बात करें, हर गवर्नमेंट के अपने पॉजिटिव हैं, अपने नेगेटिव साइड्स हैं। अगर हम ले लें, हम क्योंकि पुराना हमारा निज़ाम डिफरेंट था, ये जो सो कॉल्ड प्रोविंशियल टाइप का जो सेटअप आया है जीबी इम्पोर्टमेंट 2009 के बाद, उसके बाद ये तीसरी हुकूमत थी। इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें, हम सबसे पहले जाते हैं 2009 to 2014, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सैयद करम अली शाह गवर्नर है, मेहदी शाह वज़ीर आला। उस पीरियड में जाके हम अगर देखें तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिली, रोज़गार मिला। BISP ने यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट की है। एम्प्लॉयमेंट के पीछे भी लोगों के तजाद पाए जाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे गुजारिश करने दें। और उसके बाद तनख्वाहों में इजाफा हुआ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास एक ही सेक्टर है। हम अपने मैन पावर गवर्नमेंट सेक्टर में बेच के उसी से ज़राया बदन है। हमारे यहाँ कोई वडेरा नहीं है। सरकारी नौकरियों पर इत्तेफा करने वाले 90% हमारी आबादी सरकारी नौकरियों पर वो करती है, अपना गुजर बसर करती है। तो जिन मुलाजिमीन की तनख्वाहें मुशर्रफ साहब के जाते हुए 7,000 थी, जरदारी साहब के जाने के बाद 24,000 हो गई। उस साइड पे उन्होंने काफ़ी काम की है, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर में उनका कोई काम नज़र नहीं आता। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं 2015 to 20, वज़ीर आला है हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान, गवर्नर है मीर गज़नफ़र अंसार अली, और उनकी कैबिनेट, उनकी गवर्नमेंट में सर तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात से बाहर निकल के अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का काम यही मैं गुजारिश करने जा रहा था। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितनी डेवलपमेंट, अच्छा फिर हमारी जो क्या कहते हैं सस्पेंशन ब्रिजेस थी, ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी, क्योंकि पहले वक्तों में किसी गाँव के अंदर पुल होता था तो हफ्ते में 2-4 गाड़ियाँ गुजरती थी, उसका मेंटेनेंस 3-4 साल बाद होता था। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो सस्पेंशन ब्रिजेस थी, वुडन ब्रिजेस, उनको कन्वर्ट किया RCC के अंदर। अब गेदर के अंदर हम देख लें, शिल्पी पुल कम्प्लीट हुआ, इश्कोमन के अंदर डॉक पुल कंप्लीट हुआ, शहर के पुल कंप्लीट हुआ, ऑनगोइंग थी, बहुत सारे इस तरह के काम हुए। फिर रोड्स बने, हॉस्पिटल्स बने, कॉलेजेस बने। हमारा हॉस्पिटल ही डबल हुआ गिलगित के अंदर, उस के ऊपर उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ। अच्छा, अब आए PTI के दौर में। जब से PTI इस्लामाबाद में आई है, ना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ना डेवलपमेंट सेक्टर में हमें काम नज़र नहीं आया। उसके पीछे मेन रीज़न सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, गिलगित के अंदर भी इनकी टीम कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। देखिए, काम निकालने के लिए टीम का एक्सपीरियंस होना लाजमी होता है। अब देखें, पाकिस्तान पहले से मकरूस मुल्क है, पहले से यहाँ के माशी हालात जबहाली का शिकार थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में कर्जे वर्जे पकड़ के भी, कहीं से ग्रांट ब्रांड लेके भी, चीज़ें आर्टिफिशियली भी मैनेज करके लोगों को सेटिस्फाई करवाया जाता रहा था। लेकिन जब खान साहब इस्लामाबाद में इक़्तिदार में आए तो खान साहब ने तकरीरों पे ज़्यादा जोर दिया। मतलब उनकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, उनके अच्छे ख्यालात होंगे, पाकिस्तान के लिए भला के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जिस टीम को लेके वो एक्सिक्यूट करना चाह रहे थे। सर, आपको नहीं लगता नेशनल बिल्डिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी काम हुई है? सेहत कार्ड और एहसास कफालत प्रोग्राम, फिर स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना कि जो कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, क्योंकि पासमानदा एरिया की पासमानदा एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एहसास कफालत प्रोग्राम के ज़रिए 3 से 4 हज़ार तलबात को स्कॉलरशिप दी गई है मौजूदा हुकूमत के दौर में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। इसमें इसको 2-3 हिस्सों में तकसीम करके मैं आपको बता दूँगा। पहली बात ये देखें,
इमरान खान या खालिद खुर्शीद के दौर में गिलगित बल्तिस्तान को लेकर हम बात करें, क्योंकि हम गिलगित में बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर हम बात करें। आपने बात की एहसास प्रोग्राम की। एहसास प्रोग्राम है एक जुज़ BISP का, एक नया प्रोडक्ट आफ्टर कोविड पुट किया गया है। ये पहले से चल रहा है, ये BISP के अंडर, ठीक। सेकंड आपने बात की सेहत कार्ड की, तो इमरान खान को जो कुल क्रेडिट जाता है, दो चीज़ों पर मैं उनको क्रेडिट दूंगा। एक सेहत कार्ड, ठीक है, क्रेडिट ना देना ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सेहत की सहूलियात का फुकदान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गरीबों के लिए ट्रीटमेंट तो हर सूरत चाहिए, लग्जोरियस चीज़ों पे तो कुछ महंगाई भी बर्दाश्त की जा सकती है। सेहत कार्ड अच्छा। दूसरा जो हाउसिंग लोन था, ये दो इनके अच्छे प्रोडक्ट्स थे, इसमें नो डाउट, उस पर उनको क्रेडिट देना चाहिए। आपने नेशन बिल्डिंग की, नेशन बिल्डिंग गाड़ियों से नेशन बिल्ड नहीं होती। नेशन बिल्डिंग के लिए कोई और चीज़ें चाहिए होती, नेशन बिल्डिंग नहीं होती। नेशन तो बहुत ही क्या कहते हैं, इसलिए मैंने कहा सर, इमरान खान का भी बड़ा स्लोगन चल रहा है कि गुलामी नहीं करेंगे, दोस्ती करेंगे। सो जितनी कॉन्ट्रोडिक्शन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की ही बात करें तो वो यही कि आपको पता है पाकिस्तान की तारीख क्या रही है, अमेरिका ने क्या जाती हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। सो क्योंकि इसी वजह से शायद अवाम सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारी नज़र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नून लीग के या PTI के कट्टर सपोर्टर्स थे। लेकिन अब क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट के अवाम है, जज्बाती अवाम है, स्पेशली मजहब के ऊपर और मुस्लिम्स, तो इनको तो फिर नहीं, आपको बस समझाओ ना, ये जो कुछ हो रहा है शऊरी तौर पर नहीं है, और लाशऊर में हो रहा है। लाशऊर वाली चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। दो चीज़ें, दो मुद्दा चीज़ें हैं, देखे ना। मैं यहाँ पर गजर में मेरा ताल्लुक है, मैं शराबनोशी के खिलाफ सख्त बात रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि मैं खुद उस प्रैक्टिस में नहीं हूँ, प्रैक्टिकलिटी है ना। मैं स्मोकर हूँ, इसलिए सिगरेट अच्छे नहीं है ये तो मैं कहता हूँ। किसी को सिगरेट के ऊपर मैं कैंपेन नहीं कर सकता हूँ ना, भगवान, आपको समझने की जरूरत है। अब अमेरिका के खिलाफ जो नैरेटिव लिया जा रहा है, मेरा सवाल ये है, इस वक्त इमरान खान को एक बड़ा सपोर्ट आ रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का। अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो आखिर पाकिस्तान आप ऐसा करें कि देखिए वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट आप ना जलाएं, अमेरिकन सिटीजनशिप जला के आ जाए, वेलकम हम कह देंगे ना। देखिए सीधी सी बात है, वो छुपाने वाली बात नहीं। प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात देखिए, इमरान खान ने यह कहा हम अमेरिका के गुलाम नहीं बनते हैं, हम बगैर नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते। आम लाशऊर आदमी के लिए इमरान खान वाली बात वाह है, वो ख्वाजा आसिफ को गाली देगा, लेकिन मुझे समझ है चीज़ों की। यकीन जाने आज की बात नहीं है, अमेरिका के साथ क्या इमरान खान आया था या इमरान खान को लाया गया था, इसमें भी अमेरिकन अप्रूवल शामिल थी। 1947 स्टिल नाउ पाकिस्तान को बनाने से चलाने में वेस्ट का बड़ा हाथ है। सिंपल सी मैं आपको बताता हूं, हम गिलगित में बैठे हुए हैं। आगा खान एजुकेशन को सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन से ममालिक करते रहे हैं? यूरोपियन यूनियन अमेरिकन एलाई, ठीक है। आपके स्कॉलरशिप्स यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा GB के लोगों को 80 से अनवर्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। बासित के नाम पर आपके यहाँ हर गाँव के अंदर पीने का साफ पानी दस्तयाब है। इसकी सारी फंडिंग वेस्टर्न लॉबी की फंडिंग है, ठीक है। अब चाइना की कोई आदमी मुझे सिंगल पेनी की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के सोशल सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर सिंगल पेनी के कोई आदमी दिखाए, रशिया के कोई दिखाए, जिनका खाना पड़ता है ना उनको आंखें दिखानी नहीं पड़ती है। सबसे पहले तो ऐसा है कि आप उनके लोन पे ऑफ करें, अगर आंखें दिखानी उनके लोन आप पे ऑफ करें। हिंदुस्तान के साथ जाली दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करें, अपने ट्रेड आप खोल दें, अपने मादनियात के ऊपर आप काम करें। जब तक इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगी, इमरान खान का नैरेटिव पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, एटम बम का होना अहम नहीं है, जब तक आप मैशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एटम बम से आप कोई जंग नहीं जीत सकते। एटम बम चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। इस वक्त भी देखें, मसलन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब अदम में दमाद आई, उन दिनों में ये चल रहे थे, इन दिनों में ये बड़ी कोशिश में लगे हुए थे कि उनको वो $1 अरब IMF से रिलीज हो जाए। किस अब मुफ्ता इस्माइल आया है, आते ही वो पैर पड़ा हुआ है किसके? अमेरिका, वो के IMF के। IMF का मतलब क्या है? अमेरिका है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मतलब अमेरिका है। अब मिसाल के तौर पर हम जब बच्चे थे, बाप फीस देता था, बाप यूनिफॉर्म खरीदता था, तो हम बाप को आंखें नहीं दिखा सकते थे। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है।
जब तक आप सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ नहीं जाते हैं, इस इकोनॉमी के साथ अमेरिका को आंखें दिखाना, अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव लेना मुल्क दुश्मनी है, इसके अलावा कुछ। सर, आपने कहा कि जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है, इकोनॉमी अपनी स्ट्रांग नहीं हो सकते, बाप को आंखें नहीं दिखा सकते, सो कैसे हम अपनी इकोनॉमी स्टेबल कर सकते हैं? बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ऐसा है ही नहीं, ठीक है, मेरी उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान को हम सजेशन दे सकते हैं, माने या ना माने, आज हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, हमारा मामला पाकिस्तान ही से चलते हैं। सीधी सी बात इतनी सी है, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना होगा। नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के होते हुए आप माशी लिहाज से मजबूत नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है, करप्शन को कम करना, ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है सर। डेमोक्रेसी को जैसे हम कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, तो क्या लोग, आम आवाम जब तक चेंज लाना चाहे तो ला सकते? कैसे आम आवाम अपने वोट के ज़रिए जो है इस निज़ाम को? वो तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। वो ये बातें आइडियल है यूरोप के लिए, शऊर वाली सोसाइटियों के लिए। देखें पाकिस्तान में तब दो चीज़ें हो तो पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो। देखिए पाकिस्तान में दो किस्म की हुकूमतें चली है, एक बरह रास्त आमिरों की हुकूमत है, दूसरे जमहूरियत पसंदों की हुकूमत है। टाइम अगर तकसीम करें, 40% टाइम बरह रास्त आमिरों ने गुजारा है, 60% जमहूरियत गुजारा है। न खालिश जमहूरियत आई है, न खालिश आमिरियत आई है। देखिए आमिर जब भी आया, अयूब खान आया, उसने बीडी के इलेक्शंस करवाया, बेसिक डेमोक्रेसी, क्योंकि वो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज करके अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाह रहा, 3 साल से 11 साल खींचने के लिए। जियाउल हक आया टाइम लेने के लिए, उसने गैर जमाती इंतखाबात करवाया, वज़ीर-ए-आज़म बनाया, ड्रामा किया। मुशर्रफ आए, डेवोल्यूशन की तरफ लिया, मैर निज़ाम लेके आया। उसके मुकाबले में जो डेमोक्रेसी आए, भुट्टो साहब को जब इक़्तिदार मिला, अपने दोस्तों को भी खड़े लाइन लगाया, अकल कुल बना, आमिर बना। नवाज शरीफ को जब 2/3 मेजोरिटी मिली, अमीरुल मोमिनीन बन गया। अब इमरान खान अकल कुल बना हुआ, ठीक है। या तो यहाँ पर खालिश डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस हो, तरक्की की तरफ जाएंगे, या तो कोई 10-20 साल के लिए बदतरीन किस्म की आमिरियत का निफास हो। आमिरियत बदतरीन किस्म की आमिरियत, नरम वाली नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी तब्दीली के लिए क्या है, जब तक ईरान तरस पर, खोमेनी तरस पर पाकिस्तान के अंदर इनकलाब नहीं आता। देखिए चेहरे बदलने को इनकलाब नहीं कहते हैं, इनकलाब पुराने सिस्टम को उखाड़ के फेंक के नया सिस्टम लाना। उस सिस्टम को लाने के लिए 22 लाख लोगों में से 22 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों की जाने जाएं, 10-20 करप्ट पॉलिटिशियन हैंग हो जाए, 10-20 करप्ट जजेस, 10-20 करप्ट मिलिट्री पर्सन्स हैंग होंगे, तो उसके बाद एक नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान के पास हर किस्म के मौसम है, हर किस्म के वसाइल हैं, वाटर रिसोर्सेज से लेके मिनरल तक, यूरेनियम से लेके मोलिब्डेनियम तक। दुनिया के कम मुल्क ऐसे होंगे जिनके पास बेहतरीन जोग्राफिया नहीं है तो विल नहीं। डेमोक्रेसी भी जाली है, डिक्टेटरशिप भी जाली है। इन जालसाजियों से निकलते हुए जब तक इनकलाब नहीं, इनकलाब इमरान खान लेके नहीं आ सकता। इमरान खान को बेच के ताहिरुल कादरी को लाने से इनकलाब नहीं आएगी, इनकलाब अवाम लाएगी और खुमैनी जैसा लीडर आएगा। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, नहीं आया तो हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए इनकलाब का होना बहुत ज़रूरी है। या तो बदतरीन किस्म की आमिरियत आए, या तो फिर प्योर डेमोक्रेसी आए, और ये सब विल से मुमकिन है। और अगर विल किसके पास हो सकती है, अवाम के पास हो सकती है। सामीन, ये मौक़िफ़ था, ये नैरेटिव था शफ़क़त अली इनकलाबी साहब की। एक और प्रोग्राम में एक और गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।